स्वागत है बच्चों आपका आज की इस बेहतरीन क्लास में। मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हो अध्ययन विद मी। और आज मैं कराने वाला हूँ वेक्टर एनालिसिस, जो कि 11th और 12th की जो फिज़िक्स होती है उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, बहुत काम की चीज़ है और बहुत डिफ़िकल्ट भी लगती है काफ़ी बच्चों को। तो ये वैसे मैथ्स का टॉपिक है, पूरा वेक्टर एनालिसिस पूरा मैथ का चैप्टर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट फिज़िक्स के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। हो सकता है कि 1 2 3 पार्ट लग जाए इसको बताने में, क्योंकि काफ़ी बड़ा पोर्शन है वेक्टर का जो हमें समझना होता है अच्छे से डिटेल में, तभी जा कर के हम फिज़िक्स के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अदरवाइज़ जो है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो वेक्टर एनालिसिस को सीखना मस्ट इम्पॉर्टेंट है और मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में और हर एक टॉपिक को क्लियर करके आपको बताने वाला हूँ, हर एक चीज़। ठीक है, तो बस आपको कॉपी पेन लेके नोट्स बना लेने हैं प्रॉपर। ठीक है, चाहो तो आप ये नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो ग्रुप से ऐड होकर के ग्रुप में। और इन वीडियो को आप जो है ये सीरीज़ बना रहा हूँ मैं, तो एक एक करके सारी वीडियोस आती रहेंगी आपके सिलेबस की सारी। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना और अच्छी लगे तो एक लाइक भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वेक्टर एनालिसिस की वीडियो। देखिए, सबसे पहले बात हमारे दिमाग में ये आती है कि हमें वेक्टर एनालिसिस क्यों पढ़ना पड़ रहा है, कि क्या ऐसी नीड पड़ गई फिज़िक्स में कि हमें वेक्टर एनालिसिस की ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं फिज़िक्स में। ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वी हैव लॉट्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ इन फिज़िक्स। ठीक है, अब वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं वो सब आपने नाम सुने होंगे। जैसे मैं आपको याद दिलाता हूँ, जैसे आपने स्पीड का नाम सुना होगा, आपने मास एक क्वांटिटी है, फिज़िकल क्वांटिटी है। ठीक है, आपने फोर्स का नाम सुना होगा, आपने मोमेंटम का नाम सुना होगा, आपने वेलोसिटी का नाम सुना होगा। ठीक है, आपने एक्सीलरेशन का नाम सुना होगा। ठीक है, इस तरीके से वेट और बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटी हैं हमारे पास, जैसे डिस्प्लेसमेंट, जैसे डिस्टेंस, जैसे करंट, ईटीसी, है ना। तो फिज़िक्स में बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ देखने को मिलती हैं। तो जब इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम स्टडी कर रहे थे, साइंटिस्ट लोग स्टडी कर रहे थे इन सब चीज़ों को, तो देखा गया कि बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो थी उन पर डायरेक्शन का इफ़ेक्ट पड़ता था। अगर उनकी डायरेक्शन चेंज कर दी जाए तो फिर जो है कुछ और रिज़ल्ट आता था, और अगर डायरेक्शन चेंज ना करें तो कुछ और रिज़ल्ट आता था। तो बहुत सारी क्वांटिटीज़ पे डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ रहा था, बट बहुत सारी क्वांटिटीज़ पे डायरेक्शन का इफेक्ट नहीं भी पड़ रहा था। अब इसीलिए हमने फिज़िक्स में इनको 2 कैटेगरीज़ में डिफ़ाइन किया। कैसे? हमने कुछ क्वांटिटीज़ को बोला स्केलर क्वांटिटीज़, यहाँ पे समझा रहा हूँ, स्केलर क्वांटिटीज़, और कुछ को हमने बोल दिया वेक्टर क्वांटिटीज़। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब किन को वेक्टर क्वांटिटीज़ बोला गया और किन को स्केलर क्वांटिटीज़ बोला गया, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एक करके। तो यहाँ पर एक पार्टीशन कर देता हूँ मैं, और अब देखो आप, सबसे पहले बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ की। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज़ उन क्वांटिटीज़ को बोला गया फिज़िक्स में जिनके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता था और उनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती थी, या उन पर डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मास हो गया। ठीक है, मास का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। जैसे करंट हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखवाए हैं आपको, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, इन सब पर जो है डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए हमने इन क्वांटिटीज़ को जो है स्केलर क्वांटिटीज़ में डाला। बट इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर होती है, उसी वैल्यू को हम जो है मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज़ की सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे, कि हम लिखते हैं दोज क्वांटिटीज़, या ऐसे करके लिखते हैं, दोज physical quantities which have only magnitude are known as scalar quantities। scalar quantities, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे मास, ठीक है, जैसे डिस्टेंस, जैसे स्पीड, जैसे करंट, ETC, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिन पर डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं था उनको हमने स्केलर क्वांटिटीज़ में डिफाइन कर दिया। अब ज़रा वेक्टर क्वांटिटीज़ को समझते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ में जो है डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ता है फिजिकल क्वांटिटीज़ पे, कैसे पड़ता है वो हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। दोज क्वांटिटीज़, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ which have magnitude as well as direction are known as वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। ऐसी चीज़ों को, ऐसी क्वांटिटीज़ को हमने वेक्टर क्वांटिटीज़ बोला, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे फोर्स, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मैग्नेटिक फील्ड, है ना, जैसे डिस्प्लेसमेंट, जैसे वेलोसिटी और ETC, है ना। ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हो सकती है। लेकिन अब डायरेक्शन का इफेक्ट कैसे पड़ रहा है उसको मैं आपको एक तरीके से बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास एक बॉक्स था, ठीक है, और इस बॉक्स पे हमने जो है फोर्स लगाना स्टार्ट किया। सपोज़ करो मैंने 2 फोर्स लगाए इस बॉक्स पर लेफ्ट हैंड साइड से, एक लगाया 5 न्यूटन का और एक लगाया 10 न्यूटन का, ठीक है। तो ये बॉक्स जो है वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा, आगे बढ़ेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं आपसे पूछूं टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो आप 10 और 5 दोनों को जोड़ के मुझे बता दोगे सर 15 न्यूटन का फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लग गया। लेकिन सपोज़ करो इसी केस को हम, ये पहला केस हो गया, सपोज़ करो इसी केस को हम इस तरीके से देखते हैं। ये वही बॉक्स है, ठीक है, लेकिन इस बार हमने क्या करा, 10 न्यूटन का फोर्स तो यहाँ से लगाया, ठीक है, और 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ से लगाया। तो अब ज़रा मुझे बताओ कि ये बॉक्स जो है अब किधर जाएगा, या इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। तो आप अब या उल्टा कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा समझने में और आसानी रहे। सपोज़ करो 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया और 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया इस बार, ठीक है, अपोजिट कर दिया। तो अब मुझे बताओ ये ओवरऑल किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आपका ये यहाँ पर इस वाले केस में तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, लेकिन इस पोजीशन से फोर्स ज़्यादा है 10 न्यूटन का, यहाँ से हम जो है अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन का। तो ओवरऑल जो है ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा हमारा बॉक्स, इज लाइक दिस, ठीक है। और अगर नेट फोर्स की बात करें तो कितना फोर्स लग रहा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा नेट फोर्स, ठीक है। F नेट कितना लग रहा होगा यहाँ पे 5 न्यूटन का, और यहाँ पर 15 न्यूटन का F नेट फोर्स लग रहा था हमारा। तो देखा हमने फोर्स की डायरेक्शन बदली बॉक्स पर, तो उसकी जो है उस पर जो नेट फोर्स लगा वो उसकी जो मैग्नीट्यूड था उसमें चेंजेस आ गए, ठीक है। यानी कि डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ा इस फिजिकल क्वांटिटीज़ पे। फोर्स वाली जो फिजिकल क्वांटिटी है उस पर डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ रहा है। अगर हम ऑब्जेक्ट पर फोर्स अपोजिट साइड से लगा रहे हैं तो फिर उसका जो नेट फोर्स है वो कम आ रहा है, और अगर एक तरफ एक ही डायरेक्शन में 2 फोर्स लगा रहे हैं तो उसका जो नेट फोर्स है वो ज़्यादा आ रहा है। तो यानी कि इस फिजिकल क्वांटिटी पे डायरेक्शन जो है डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन पे। डायरेक्शन अगर अलग होगी तो कुछ और रिजल्ट आएगा, और अगर डायरेक्शन कुछ नहीं होगी तो फिर कुछ और रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, एक फिजिकल, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ कहा जिसमें डायरेक्शन भी है और उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू भी है, जैसे मैग्नीट्यूड बोला, और उसको हमने उन क्वांटिटीज़ को इसी तरीके से कहाँ रख दिया, वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर रख दिया कि इनको हम वेक्टर बोलेंगे, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब हम जो मैथ्स लगाएंगे ना यहाँ पर वो सब यहाँ लगेगी। जैसे मैं एक और पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ फॉलोज सिंपल, स्केलर क्वांटिटीज फॉलो सिंपल एलजेब्रा लॉज, ठीक है। एलजेब्रा मैथमेटिक्स में आपने एलजेब्रा पढ़ी होगी, तो जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं ये सिंपल एलजेब्रा को फॉलो करती हैं, उनके लॉज को। लेकिन वही जो ये वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़
फॉलोज वेक्टर एल्जेब्रा। ये मैथमेटिक्स में वेक्टर एल्जेब्रा को फॉलो करती है, यानी इसके प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इनके रूल्स अलग होंगे, और जो आप नॉर्मल प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करते हो वो हम इनके साथ करते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ के साथ, लेकिन यहाँ पर हमें वेक्टर एल्जेब्रा को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये वेक्टर एल्जेब्रा क्या होती है यही हमें इस टॉपिक में समझना है। ठीक है, तो अब ये तो आपको पता चल गया कि फिजिक्स में हम क्यों वेक्टर और स्केलर कहा, ये फोर्स वाले एग्जाम्पल की हेल्प से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालते हैं कि कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी। एक वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कैसे करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी को हम हमेशा एक एरो के सिंबल से शो करते हैं, लाइक दिस। एक एरो लगाते हैं और ये एरो जो होता है, जैसे मैंने सपोज करो ये पी पॉइंट था, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसको पी नाम दे दिया, और यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ पर एंड हो रहा है तो इसको क्यू नाम दे दिया इस पॉइंट को, और इसी एरो को हम क्या बोलेंगे, हम इसको वेक्टर बोलेंगे। जैसे सपोज करो मैं इसको ए वेक्टर मैंने इसका नाम रख दिया, तो एक एरो लगा देते हैं किसी भी लेटर के ऊपर, तो उसका मतलब होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वरना हम पता नहीं चलेगा कि किसकी बारे में बात हो रही है। तो ए के ऊपर हम एक एरो लगा देते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, जैसे कि जहाँ से वेक्टर शुरू होता है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और इसको एक और नाम भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एक्शन भी बोल सकते हो आप, या सॉरी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो। ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गई है, और ये जो होता है, और इसी पॉइंट को आप इसका टेल भी बोलते हो। ठीक है, इसको हम और लगा के मैं लिख रहा हूँ टेल। टेल मतलब ये इसकी पूंछ है। ठीक है, और यहाँ पर ये एरो जो है ऊपर सबसे ऊपर, इसको बोलते हैं हेड। ठीक है, ये हेड है। ठीक है, और या फिर इसको बोल सकते हो एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्लियर है। ठीक है, तो अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट इज़ नोन एज टेल और एंडिंग पॉइंट इज़ नोन एज हेड। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो पी क्यू लेंथ है ना, इस पी क्यू लेंथ यही इसका रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट, कि लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट्स इट्स मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड मतलब ये इसकी वैल्यू को बताती है। ए वेक्टर की जो वैल्यू है वो उसकी लेंथ बताएगी आपको। ठीक है, मैग्नीट्यूड। आगे चल के हम इस मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट भी करेंगे कि कैसे हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये इसकी पूरी लेंथ हो गई। यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ए वेक्टर, और ये इसकी लेंथ हो गई। यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वेक्टर की इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब वेक्टर को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि ये वेक्टर है, तो वेक्टर को लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ बताता हूँ, किसी भी वेक्टर को हमें लिखना है फिजिक्स में तो हम ऐसे लिखते हैं। देखो, जैसे ये ए वेक्टर था ना, ऊपर जो बनाया तो ऐसे लिखोगे। तो ए वेक्टर को कैसे लिखेंगे, वैल्यू के साथ। तो ए वेक्टर और उसके दोनों तरफ लगा देंगे मोड, इसको बोलते हैं मोड। जो जो दो बार खींचे हैं इसको मोड बोलेंगे। ठीक है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया हमने, और साथ में लिख देते हैं ए कैप। और ये ए कैप क्या है, इसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो उसमें जब यूनिट वेक्टर आएगा तो वहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो अभी बस इतना समझ लो कि कोई भी वेक्टर है आप उसको इस तरीके से मैथमेटिक्स में लिखोगे कि ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यानी उसकी वैल्यू ए वेक्टर की, और साथ में ए कैप। ए कैप यूनिट वेक्टर है जो केवल और केवल डायरेक्शन बताता है कि कहाँ पर वो वेक्टर डायरेक्टेड है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर विच शोज ओनली डायरेक्शन। तो ए कैप जो है हमें ये ऊपर ये इस तरीके से एक एरो टाइप लगाया ना, इसको बोलते हैं कैप। तो ए कैप, तो विच शोज ओनली डायरेक्शन, ये केवल डायरेक्शन बताता है, इसीलिए हम उसके आगे लिख देते हैं कि ए कैप कहाँ पर डायरेक्शन है इसकी। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे ये पी क्यू ए वेक्टर था ना, तो इसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मैं बना सकता हूँ इस तरीके से, इसको मैं बोलूँगा ए कैप। ठीक है, यहाँ पर ऐसे समझ सकते हो आप। ठीक है,
तो ये हो गया आपका कि एक वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, समझ में आ गया। तो जब भी वेक्टर लिखना हो तो ए वेक्टर बराबर मोड ऑफ ए वेक्टर, यानी उसका मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू और साथ में उसकी डायरेक्शन कहाँ पर है, ऐसे आप रिप्रेजेंट करोगे किसी वेक्टर को। आगे चलते हैं और सीधे अब जानते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप होंगे वेक्टर के मैं यहाँ पर आपको सारे ही एक्सप्लेन कर दूंगा एक एक करके कि कितने टाइप के वेक्टर हैं और क्या क्या उनकी डेफिनेशन है, कैसे लिखना है, वो सब विद एग्जांपल, ठीक है। तो टाइप ऑफ वेक्टर में सबसे पहला वेक्टर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका कहाँ से शुरू करें, तो पोलर वेक्टर ले लेते हैं, पोलर वेक्टर, ठीक है। तो पहला वेक्टर ले रहे हैं पोलर वेक्टर। अब ये क्या होता है, तो हर वेक्टर की एक डेफिनेशन लिखेंगे और साथ ही साथ उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेंगे। तो पोलर वेक्टर क्या होते हैं, दोज वेक्टर्स which have a starting point or point of application are known as polar vector, ठीक है। ऐसे वेक्टर जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो और एंडिंग पॉइंट हो, ठीक है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब हो गया स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो उनका, ऐसे वेक्टर्स को हम बोल देते हैं पोलर वेक्टर्स, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या फिर कॉमा लगा के फोर्स वेक्टर, या वेक्टर क्यों लिख रहा हूँ मैं, सीधे डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स लिख देते हैं। अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूं, याद आ गया इसी के साथ, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट है, अब मैंने ऊपर बताया कि ए वेक्टर से हमें रिप्रेजेंट करना है, तो ये तो एक मैंने जनरल एक्सप्रेशन बता दिया ए वेक्टर से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या यूज़ करते हो, जनरली एस वेक्टर का यूज़ करते हो, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं। फोर्स वेक्टर दिखाओगे तो फोर्स होता है, लेकिन इसको एफ के ऊपर एरो लगा के ये एफ वेक्टर हो गया आपका, ठीक है। तो इसी तरह किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बस एरो, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि भैया ये वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सिंपल है। अब इसको समझते हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का मतलब क्या है। तो जैसे कोई बॉक्स है तो इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। फोर्स लगाने, यहाँ इस पॉइंट पे हमने फोर्स लगाया, तो और ये फोर्स लगा के ये जो है बॉक्स आगे बढ़ गया, ठीक है। हमने एफ वेक्टर लगाया, तो हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी पता होगा और एंड पॉइंट भी पता होगा कि ये कहाँ से कहाँ तक मूव हुआ। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोल देंगे, पोलर वेक्टर्स, ठीक है। जिनके पोल आप जानते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे आपने मैग्नेट पढ़ी है 10th क्लास में, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, ठीक है, 2 पोल होते हैं, तो स्टार्टिंग पोल, एंडिंग पोल, तो वहीं से इसको नाम रख दिया गया है पोलर वेक्टर, जिसका शुरुआत का पॉइंट पता हो और लास्ट का पॉइंट पता हो, उनको हम सबको पोलर वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई भी डाउट बने तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है, वहाँ मैं इसको बता दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर इसके बारे में लिखते हैं, दोज वेक्टर्स which show the rotational effect those vectors which show the rotational effect and acts along the rotational axis and which acts along the rotational axis according to right hand screw rule। इसको राइट हैंड स्क्रू रूल भी कह देते हैं, और मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, आपने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा होगा ना, वो भी एक ही बात है। राइट हैंड thumb rule are known as axial vector। axial vectors, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोल देते हैं, axial vectors। अब इसको समझते हैं, जैसे
ये एक सर्कुलर वायर है, ठीक है, और इसमें ये इस तरीके से ये रोटेट हो रहा है और इसकी जो एक्सिस है वो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये एक्सिस हो गई। तो जो वेक्टर ऐसे काम कर रहा होगा यहाँ पर, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, तो ये वेक्टर बना दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक्सिस के अलोंग काम कर रहा है और रोटेशनल इफेक्ट को शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है और ये उसकी एक्सिस है और ये वेक्टर जो मैंने बनाया ये अलोंग द एक्सिस काम कर रहा है और अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। तो देखो ऐसे करके रोटेट हो रहा है ना, ये प्लेन में, प्लेन ऑफ द पेपर में इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अपनी फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज लगाऊंगा और अंगूठा मेरा ऊपर की तरफ शो कर रहा है डायरेक्शन, तो इस वेक्टर को बोलूँगा मैं एक्सियल वेक्टर, ठीक है। तो ये जो एक्सिस बनाई है मैंने, इसको आप बोलोगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये रोटेशन की एक्सिस है, तो उसके अलोंग ये वेक्टर जो है काम कर रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया आपका सेकेंड वेक्टर। अब चलते हैं थर्ड टाइप के वेक्टर की तरफ। थर्ड वेक्टर आ जाएगा हमारा, थर्ड वेक्टर हमारे आ जाएंगे जिसको बोल देते हैं हम इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, अब ये इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं इनको भी समझ लेते हैं अच्छे से। यहाँ लिखते हैं दोज वेक्टर्स which have equal magnitude, मैग्नीट्यूड उनका इक्वल हो, मैग्नीट्यूड बोले तो वैल्यू उनकी बराबर हो, which have equal magnitude but बट नहीं आएगा, and same direction are known as equal vectors, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, दो वेक्टर हैं, उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब उनकी लंबाई, लेंथ बराबर होनी चाहिए। तो सपोज करो ये ए वेक्टर था और ये हमारा सेम लंबाई का एक बी वेक्टर है, ठीक है, और इनकी डायरेक्शन सेम है। दोनों की डायरेक्शन कहाँ है, टूवर्ड्स ईस्ट, तो ईस्ट डायरेक्शन में ये शो कर रहे हैं। तो इन वेक्टर्स को मैं क्या बोल दूंगा, दे आर इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तीन वेक्टर हो जाएं, तीनों के तीनों इक्वल कहलाएंगे। लेंथ बराबर होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए उनका, बट डायरेक्शन भी सेम ही होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इक्वल वेक्टर हमने लिख लिया। अब दूसरा हम लिखते हैं अपोजिट वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर होगा तो उसका अपोजिट वेक्टर भी होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ फोर्थ टाइप, अपोजिट वेक्टर्स, और इनको निगेटिव वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। निगेटिव वेक्टर्स, अपोजिट और निगेटिव। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, दोज वेक्टर्स which have equal magnitude but opposite direction are known as opposite vectors। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, अपोजिट वेक्टर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इसको। सपोज करो कोई वेक्टर ए ये था इस तरीके से, ठीक है, और सेम लेंथ का एक दूसरा वेक्टर था ये, बट इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, बी वेक्टर की। तो ऐसे वेक्टर को मैं क्या बोल दूंगा, अपोजिट वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर देखो इक्वल वेक्टर के लिए भी एक चीज़ समझ लो, अगर दो वेक्टर इक्वल है ना तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ठीक है। ये एक तरीका हो गया, दोनों बराबर हैं और डायरेक्शन भी सेम है, तो ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर। सेम अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हम ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर नहीं बोल सकते, लेकिन अगर मैं यहाँ माइनस साइन लगा दूँ बी के पीछे, फिजिक्स में अब आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर माइनस साइन आ रहा है किसी फिजिकल क्वांटिटी के पीछे, तो वो केवल और केवल एक ही चीज़ शो कर रहा होगा कि जो है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। क्योंकि वैल्यू तो कभी भी किसी भी चीज़ की नेगेटिव नहीं होगी फिजिकल क्वांटिटी की, बट उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी, इस वजह से वो साइन उसके पीछे आ रहा होगा फिजिक्स में, ठीक है। तो फिजिक्स के पर्पज़ से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है,
तो हमने बी वेक्टर के आगे क्या लगा दिया, माइनस साइन। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, बी वाले जो है वो ए के माइनस के बराबर है। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, वैल्यू बराबर है, बट डायरेक्शन का अंतर है, इसलिए हम ऐसे बता सकते हैं। 5th टाइप। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए, इक्वल वेक्टर हो गए, अपोजिट वेक्टर हो गए। और अब चलते हैं 5th टाइप की तरफ, जो है हमारा कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर क्या होते हैं, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है कोप्लेनर का मतलब क्या होने वाला है। ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो सबके सब। ठीक है, तो यहाँ पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं इनकी छोटी सी। दोज वेक्टर्स which act on the same plane are known as coplanar vectors। ठीक है, ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में काम कर रहे हो, एक ही प्लेन में हो सबके सब, तो उनको हम क्या बोल देंगे, कोप्लेनर। ठीक है, भाई भाई होंगे सब। तो अब जैसे मैं एक शो कर रहा हूँ, एक प्लेन बना लेता हूँ यहाँ पे कुछ इस टाइप का, और सपोज़ करो एक वेक्टर मैंने ये बना दिया यहाँ पे, एक वेक्टर यहाँ ये बना दिया बी वेक्टर, एक वेक्टर ये बना दिया सी वेक्टर, और ये मेरा ए वेक्टर था। ठीक है, और कोई डी वेक्टर इधर है। ठीक है, ये मेरा डी वेक्टर है। तो इस तरीके से ये सबके सब वेक्टर एक ही प्लेन में है। किस प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है। तो इन सभी वेक्टर को मैं क्या बोलूँगा, कोप्लेनर। ये एक ही प्लेन में है। ठीक है, तो ये इनका एग्जाम्पल हो गया एक तरीके से। ठीक है, और एक नोट मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, तो वो नोट आपको याद रखना है। तो नोट क्या है, नोट ये है कि कोई भी दो वेक्टर होंगे ना, अगर वो कोप्लेनर है, तो पहला नोट ये है कि टू वेक्टर्स ऑलवेज इन अ प्लेन। अगर दो वेक्टर होंगे ना, तो वो हमेशा प्लेन में होंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये याद रखना है आपको कि कोई भी दो वेक्टर है, जैसे सपोज करो यहाँ मैं बनाता हूँ, जैसे ये एक वेक्टर है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, और ये दूसरा वेक्टर है। ठीक है, या ऐसे है, ये कहीं भी भी बना सकते हो। तो देखो ये इस प्लेन के अंदर है, अगर मैं यहाँ एक पेपर लगा दूँ तो ये इस प्लेन में होंगे। अब मैं इस वेक्टर को ऐसे कर दूँ तो, ठीक है, अब देखना, एक ये मेरी तरफ हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर एक प्लेन लगा दूँ तो अब ये इस प्लेन के अंदर आ गए। ठीक है, तो आप कैसे भी डायरेक्शन रखो, ऐसे कर दो, देखो ऐसे कर दिया मैंने हॉरिजॉन्टली, तो ये अब इस प्लेन के अंदर आ गए। तो हमेशा जो दो वेक्टर हैं ऐसे कर दिया तो वो इस प्लेन में आ गए, तो वो एक ही प्लेन में होंगे हमेशा। ऐसा नहीं होगा कि एक वेक्टर दूसरे प्लेन में काम कर रहा है और एक वेक्टर दूसरे प्लेन में चला गया। ठीक है, प्लेन तो कई सारे हो सकते हैं ना हमारे पास, एक इधर प्लेन हो सकता है, इधर हो सकता है, नीचे हो सकता है, बॉटम अप, फ्रंट बैक। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ, अ वेक्टर कैन बी मूव इन अ प्लेन without changing its direction and length। ठीक है, इस पॉइंट को समझो। जैसे कोई वेक्टर है, जैसे ये एक वेक्टर है, जैसे ये समझ लो ये एक वेक्टर है। ठीक है, इस वेक्टर को मैं और ये प्लेन है, मेरा हाथ प्लेन है। ठीक है, ऐसे समझ लो। तो इस वेक्टर को मैं इस प्लेन में या ऐसे हवा में ही समझ लो, इस वेक्टर, ये वेक्टर ऐसे था। ठीक है, और ये इसकी टेल हो गई, ये इसका हेड हो गया, और इसकी लेंथ में अगर कोई चेंज ना किया जाए, इसकी लेंथ ना बढ़ाई जाए ना घटाई जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस वेक्टर को प्लेन में कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से बिना लेंथ को चेंज किए और बिना इसकी डायरेक्शन को चेंज किए मैं इसको प्लेन में कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ, उठा के दूसरे वेक्टर के पास रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेक्टर के साथ हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ये था ए वेक्टर, ठीक है, और दूसरा वेक्टर ये था बी वेक्टर। ठीक है, तो अब मैं चाहूँ तो इस वेक्टर को उठा के, देखो ध्यान से समझना, ये मैंने पूरा वेक्टर उठाया और इसको उठा के देखो इस प्लेन में मैं कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। तो मैं उठा के इसको इसकी टेल के आगे लगा सकता हूँ इस तरीके से,
इसकी टेल के साथ जोड़ सकता हूँ इस वेक्टर को, लाइक दिस। तो ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस वेक्टर को पूरे प्लेन में, जैसे मैंने अभी पेपर के प्लेन में उठा रहा था, कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। जैसे ये मैंने प्लेन कोप्लेनर वेक्टर बनाए हैं, तो इनको देखो, इस वेक्टर को मैं इस प्लेन में कहीं पे भी लगा सकता हूँ। सपोज़ करो इसकी टेल के साथ जोड़ना है तो मैं यहाँ इसको जोड़ सकता हूँ, ठीक है। मैं इसकी टेल के साथ जोड़ना चाहूँ तो मैं इसकी हेड को इसकी टेल से टच कर सकता हूँ। तो मैं इस वेक्टर को उठा के कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ पूरे प्लेन के अंदर, कहीं पे भी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट वेक्टर की तरफ। ये कौन सा नंबर का था? 5वां, सिक्स्थ टाइप का वेक्टर। इस वेक्टर का नाम है कनकरेंट वेक्टर। कनकरेंट वेक्टर, कनकरेंट वेक्टर। अब ये क्या चीज़ है भाई, ये समझो। कनकरेंट वेक्टर क्या होता है? तो दोज वेक्टर्स which act on the same point are known as concurrent vectors, ठीक है। ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट पर, एक ही ऑब्जेक्ट पर काम कर रहे हों। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको। फॉर एग्जांपल ये कोई एक पॉइंट है, तो सपोज़ करो एक वेक्टर ऐसे काम कर रहा है इस पर, ठीक है, ये ए वेक्टर, कोई एक वेक्टर ऐसे काम कर रहा है इस पर, ये बी वेक्टर, एक वेक्टर ऐसे काम कर रहा है इसके ऊपर, सी वेक्टर। तो ये सारे के सारे एक ही पॉइंट पर अटैच हैं, तो ऐसे वेक्टर को हम बोल देते हैं कनकरेंट वेक्टर्स, ठीक है। वहीं जो वेक्टर अलग अलग हों, जैसे ये वेक्टर यहाँ है, ये यहाँ है, ठीक है, और ये यहाँ है, तो ये किसी पॉइंट के अलॉन्ग काम नहीं कर रहे हैं। जैसे ये ए वेक्टर यहाँ था, ये बी वेक्टर यहाँ था, और ये सी वेक्टर यहाँ था, तो ये किसी पॉइंट पे काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलेंगे नॉन कनकरेंट वेक्टर। तो ये हमारे कहलाएंगे कनकरेंट वेक्टर्स, और ये कहलाएंगे नॉन कनकरेंट वेक्टर्स, ठीक है, ये हमारे कहलाएंगे। समझ आ गया? ये हो गया हमारे कनकरेंट वेक्टर, समझ में आ गया। एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही बॉडी पर अगर कोई वेक्टर अटैच हैं सारे के सारे, उनको हम कनकरेंट वेक्टर बोल देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट 7th वेक्टर की तरफ। इसको बोलते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर भी बोल सकते हो, या फिर एक और नाम है इसका, नल वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर। अब ये क्या होता है इसको भी समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं द वेक्टर which has zero magnitude is known as null वेक्टर, ठीक है। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उसको हम नल वेक्टर बोलेंगे। जैसे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कोई ए वेक्टर था, ठीक है, और इसमें मैंने माइनस कर दिया ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में ए वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अपोजिट वेक्टर भी बोल सकते हैं इन्हें, अपोजिट इन डायरेक्शन हो तो ये कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, और ये कैसा रिजल्टेंट देंगे, ज़ीरो वेक्टर देंगे, तो इसको हम ज़ीरो बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम ऐड ही कर रहे हैं, तो ऐसे लिख सकते हो इसको, ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर। तो ये अपोजिट वेक्टर भी हो जाएंगे एक तरीके से। अपोजिट वेक्टर कैसे, मान लो एक वेक्टर ऐसे था, ठीक है, ये ए वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का, और एक वेक्टर इस पॉइंट में ऐसे काम कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये अपोजिट वेक्टर हो गए, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे और इनका जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो द वेक्टर विच हैज़ ज़ीरो मैग्नीट्यूड इज़ नोन एज नल वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर। तो ज़ीरो वेक्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ज़ीरो के ऊपर एरो लगा देंगे, ज़ीरो वेक्टर, ठीक है। तो हमेशा दो वेक्टर को जब ऐड करते हैं हम, अच्छा यहाँ पर माइनस हो रहा है, बट माइनस को भी हम एडिशन की फॉर्म में करते हैं, वो हम आगे जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे वेक्टर का तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमको, ठीक है। तो अभी घबराने वाली बात नहीं है, बस आप इतना समझ लो, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में था, एक वेक्टर उस डायरेक्शन में था, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम था,
तो जो रिजल्टेंट इफेक्ट बनेगा दोनों का मैग्नीट्यूड तो ज़ीरो आ जाएगा, लेकिन जो वेक्टर है, अब एक पॉइंट यहाँ पर याद रखो कि दो वेक्टर्स का जो एडिशन होता है ना, ये पॉइंट याद रखो, दी एडिशन ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब दो वेक्टर हैं, अगर आप उन्हें जोड़ रहे हो, भले ही जीरो आ जाए उनका मैग्नीट्यूड, लेकिन वो वेक्टर ही आएगा हमेशा, वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने जीरो के ऊपर एक वेक्टर का एरो लगाया है जो कि ये बता रहा है ये नल वेक्टर है, ये जीरो वेक्टर है। ठीक है, तो ये था नल वेक्टर और जीरो वेक्टर के बारे में। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, ये अपोजिट वेक्टर का भी एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप देखो तो ये अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट वेक्टर्स। या एक पॉइंट लिख ही लेते हैं, ये तो मैंने नल को समझाने के लिए दिखा दिया आपको, बट एक और ले लेते हैं, चलो। अपोजिट वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर्स है ना, ज़रूरी थोड़ी मैग्नीट्यूड हमेशा क्या हो उनका, लेकिन ऊपर शायद मैंने बता दिया है, मुझे याद तो आ रहा है। हाँ, ये अपोजिट वेक्टर ऊपर बता चुका हूँ भाई, यार दिमाग से निकल गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वेक्टर की तरफ। कितने हो गए? 7 हो गए ना। नल वेक्टर हो गया, कंकरेंट, कोप्लानर, अपोजिट, इक्वल, एक्सियल, पोलर, एंड अब आपका लास्ट जो बचा है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो है यूनिट वेक्टर, जिसकी हमने ऊपर बात करी थी। यूनिट वेक्टर यहाँ पर समझते हैं इसको अच्छे से, यूनिट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, आइए तो पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द वेक्टर विच हैज़ यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब 1, जिसकी वैल्यू 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसकी वैल्यू 1 हो। तो द वेक्टर विच हैज़ यूनिट मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ओनली। ठीक है, ये केवल और केवल डायरेक्शन ही बताता है और कुछ नहीं बताता इसके अलावा। यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और 1 से मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो तो 1 तो 1 ही रहता है। ठीक है, द डायरेक्शन ओनली। ठीक है, आगे थोड़ा सा और बता देते हैं इसके बारे में। यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन कैप। ठीक है, एन कैप भी बता दें, कहीं कहीं ए कैप लिखा होता है, तो एन कैप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड इसको और लिख लेते हैं, एंड इट इज़ आ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ना तो इसकी यूनिट होती है और ना ही इसकी यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगी, क्वांटिटी। इट इज़ अ यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ओनली। ये केवल और केवल डायरेक्शन बताता है। अब इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर का, तो वो हम समझ लेते हैं यहाँ पर। तो यूनिट वेक्टर होता है आपका, हम वैसे ऊपर लिखवा चुका हूँ फॉर्मूला, एन कैप इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, या एक ही फॉर्म में लिखवाया ना ऊपर, तो एक ही फॉर्म में ही लिख लेते हैं वरना कन्फ्यूजन होगा, तो यहाँ पर मैं ए कैप ही कर देता हूँ। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मोड। तो ये इसका ए वेक्टर, सॉरी ए कैप का, ए यूनिट वेक्टर है, इसका फॉर्मूला बनेगा। और यही हमने सबसे शुरू में मैंने जो वेक्टर आपको बताया था ना, ये, तो यहाँ पर भी ये फॉर्मूला था। अगर यहाँ से ए वेक्टर की वैल्यू निकालोगे आप, जो मैंने नीचे लिखा है तो वो सेम ही निकल के आएगी। ठीक है, और लगा के लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ से ए वेक्टर की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या आएगी, ए वेक्टर मोड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप। ठीक है, तो ए कैप यहाँ पर केवल और केवल डायरेक्शन बता रहा है वेक्टर की, और वो वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर है उस ओरिजिनल वेक्टर की ही डायरेक्शन में। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है यूनिट वेक्टर का। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी टाइप्स ऑफ वेक्टर खत्म हो जाते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के वेक्टर आपके लिए फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और वेक्टर के बारे में जानते हैं और थोड़ा सा एंगल का भी देखेंगे।
तो यहाँ पर कुछ अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ, वो आपको याद रखना है। एक नोट क्या याद रखना है? नोट ये याद रखना है कि आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा ही होगा। अब आप 12th में आ गए हो तो 11th में आपने पढ़ा ही होगा। और जो बच्चे 11th में आए हैं उनको मैं बता दूं, जब वो मैथ्स पढ़ेंगे अपनी, तो मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर आएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो आपने 10th में भी पढ़ा, 9th में भी पढ़ा, बट अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो 2 डायमेंशन में ही पढ़ रहे थे, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। अब एक जेड एक्सेस और आ जाएगी। अब आप 3 डायमेंशन में हर एक चीज़ को पढ़ेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे। फिजिक्स में भी अब देखो, हम अपनी आंखों से जितने भी ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं अपने आसपास, टेबल, चेयर, एवरीथिंग, हर कुछ 3D में ही है, यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशन में ही एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए हमें जो उनकी मैथ पढ़नी है वो भी 3 डायमेंशन में पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। फिजिक्स पढ़नी है तो उसके लिए 3 डायमेंशन की नॉलेज होनी चाहिए, जो हमें मैथ से मिलेगी, ठीक है। तो फिजिक्स में जो मैथ्स है हमारा एज अ टूल वर्क होता है, एज अ टूल काम करता है फिजिक्स में मैथमेटिक्स, तो वो हमें पूरा आना चाहिए यहाँ पे। तो अब नोट लिख रहा हूँ और नोट में बताता हूँ कि अभी हमने यूनिट वेक्टर डिस्कस किया ना, तो यूनिट वेक्टर के ही लिए अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम देखें हम, यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखना, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम I cap, J cap, K cap are the unit vectors along the direction of x axis, y axis and z axis respectively, ठीक है। इसको समझो, ये क्या चीज़ बोल गए। तो अभी तक कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने ये पढ़ा था, देखो, ये होती थी आपकी वाई एक्सिस, ये होती थी आपकी एक्स एक्सिस, यही होती थी भैया, ये एक्स एक्सिस होती थी, और ये होती थी आपकी वाई एक्सिस। लेकिन अब आप एक तीसरी एक्सिस भी पढ़ोगे, जेड एक्सिस। तो आप अपने कमरे का कॉर्नर देखना, जब भी 3 डायमेंशन की बात हो ना, तो आपका ध्यान रूम में आप जो बैठे हो उसके कॉर्नर पे चले जाना चाहिए। तो कॉर्नर जब देखोगे आप रूम का, तो आपको लेंथ दिखेगी रूम की, ठीक है, ब्रेथ दिखेगी रूम की, और रूम की हाइट दिखेगी। तो यही 3 एक्सिस हमको पढ़नी है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ, देखो जैसे ये एक सिलेंडर है, बॉटल है, तो इसकी लेंथ है, ठीक है, और इसकी विड्थ है, मोटाई है थोड़ी सी, इसकी लेंथ भी है और इसकी चौड़ाई भी है। ये चीज़, ये भी है इसमें, ये भी है और ये भी है। तो ये चीज़ आपको हर चीज़ हर एक ऑब्जेक्ट में मिलेगी। जैसे ये एक छोटा सा ये इंक का बॉक्स है, रिफिल बॉक्स, तो इसमें लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, ठीक है। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये हाइट हो गई। तो हर एक ऑब्जेक्ट के पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है, हर एक ऑब्जेक्ट। चाहे आप पेपर, पतला सा पेपर भी ले लो, तो उसकी भी आप कहोगे सर पेपर की तो सिर्फ लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, उसकी हाइट तो होती नहीं है, थिकनेस, लेकिन कुछ ना कुछ थिकनेस तो होती है ना पेपर की। तो हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट कैसा है, 3 डायमेंशन ही है, 3 डायमेंशन में ही है हर एक ऑब्जेक्ट। तो अब फिजिक्स में हम 3 डायमेंशन में ही डील करेंगे हर एक चीज़ को। तो 3 डायमेंशन में जो यूनिट वेक्टर होते हैं, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है, ये यूनिट वेक्टर बनाया, इसको बोलते हैं हम आई कैप। इसी तरह वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है, इसको हम बोलते हैं जे कैप। और इसी तरह जेड एक्सिस के अलॉन्ग एक वेक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं आई जे के कैप, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर हैं, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, इनकी कोई यूनिट लेस क्वांटिटीज़ हैं ये, ठीक है, यूनिट लेस नहीं हैं, डायमेंशन लेस हैं, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा हमेशा, ठीक है। तो इनको हमने डिफाइन कर दिया कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने इनको क्या बोल दिया, आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। तो ये थे आपके यूनिट वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब 2 वेक्टर के बीच एंगल कैसे मेजर करते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट। तो यहाँ पर एक हेडिंग लिखता हूँ, हाउ टू मेजर एंगल्स बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है। तो 2 वेक्टर के बीच में हम एंगल कैसे मेजर करेंगे, बिटवीन 2 लिख देते हैं, 2 वेक्टर्स, ठीक है। तो ज़रा देखो ध्यान से क्या करेंगे। तो यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूँ, टू मेजर एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, vectors should be connected
अरे भैया हट जा, कनेक्टेड क्या लिखा मैंने, टू मेजर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर्स शुड बी कनेक्टेड टेल टू टेल और हेड टू हेड, हेड टू हेड। और हेड और टेल के बारे में बता चुका हूँ मैं आपको, अब इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे सपोज़ करो एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, ठीक है, तो इनके बीच जो एंगल है वो है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये रॉन्ग मेजरमेंट हो जाएगा एंगल नापना, मतलब इससे एंगल हम नहीं बता पाएंगे करेक्ट क्या एंगल है दो वेक्टर के बीच में। तो उसके लिए जो कंडीशन बताई है मैंने, या तो दो वेक्टर हेड टू हेड कनेक्ट होने चाहिए या तो टेल टू टेल। अगर मैं इस वेक्टर को अब उठा के, सपोज़ करो ये वेक्टर था, इसको मैं उठा के यहाँ लगाऊँ इस तरीके से, तो ये करेक्ट होगा। जैसे अभी बताता हूँ आगे वाले केस में, जैसे इसी को ही मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। जैसे ये एक वेक्टर, इसको तो मैंने सीधा ही रखा और इसको उठा के मैंने ऐसे लगा दिया लाइक दिस, तो ये ऐसे आ गया। तो अब इनके बीच में ये जो एंगल बना ये 120 बनेगा लगभग, ठीक है, अंदाजे से बता रहे हैं। तो सपोज़ करो ये ए वेक्टर था और ये था बी वेक्टर, तो दो वेक्टर के बीच जब भी एंगल आप मेजर करोगे तो उन दो वेक्टर की या तो टेल टू टेल कनेक्ट होने चाहिए या हेड टू हेड कनेक्ट होने चाहिए। तो आप चाहते तो इस वेक्टर को ऐसे भी लगा सकते थे, ठीक है, जैसे ये उठा के मैं ऐसे हेड टू हेड भी लगा सकता था, तो भी एंगल कितना बनता, 120 डिग्री ही बनता। तो इसीलिए वो डेफिनेशन में आ गया कि टू मेजर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कॉमा वेक्टर शुड बी कनेक्टेड टेल टू टेल और हेड टू हेड, अदरवाइज जो एंगल मेजरमेंट होगा वो रॉन्ग होगा आपका। तो दिस इज़ करेक्ट, इस पर हम टिक लगा देते हैं राइट का। तो ये रॉन्ग मेजरमेंट है, तो यहाँ लिख भी देता हूँ रॉन्ग मेजरमेंट। रॉन्ग मेजरमेंट, ठीक है, ये रॉन्ग मेजरमेंट है आपका, ये करेक्ट है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से दो एंगल्स के बीच में हम वेक्टर नापते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया वेक्टर एनालिसिस। तो अभी बचा है, काफ़ी कुछ बचा है भाई, अभी एडिशन बचा है, सब्ट्रैक्शन बचा है, ठीक है, एनालिटिकल लॉ बचे हैं, एडिशन के लॉज होते हैं, एडिशन कैसे करेंगे हम, ठीक है, रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वो बचा है, फिर डॉट प्रोडक्ट बचा है, क्रॉस प्रोडक्ट बचा है, फिर हमें वेक्टर के, अभी वेक्टर हम पढ़ भी लेंगे ना, तो भी मुझे पता है आपको उतना अच्छे से नहीं आ पाएगा समझ में, आपको समझ में आएगा जब हम इस पर बेस्ड करेंगे क्वेश्चन से स्टार्ट। तो कुछ क्वेश्चन भी करने ज़रूरी हैं, तो इसीलिए मैं डिटेल में पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर एक चीज़, क्योंकि ये लगभग 1 घंटे की हो गई है, तो 1 घंटे से बड़ी वीडियो नहीं बनाऊँगा मैं, ताकि जो है आप डेली 1 घंटे का आराम से पढ़ भी सकते हो और आराम से कर भी सकते हो। तो 10th क्लास के भी मैं जो है वो सीरीज़ बना रहा हूँ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की, साथ ही साथ फ़िज़िक्स तो अपना मेन है ही, तो 11th और 12th की फ़िज़िक्स के भी जो है सीक्वेंस में टॉपिक्स आते रहेंगे। तो उसके लिए आप अगर पढ़ना चाहते हो और जो है टॉपर बनना चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और जैसे ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो आप जो चीज़ ट्यूशन में पढ़ते हो वो जो है उसी लेवल का लगभग मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ यहाँ पर। तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स होने वाले हैं, हर एक चीज़ को मैं लिखता ही हूँ, मैं कोई पीपीटी वगैरह नहीं बनाता पहले से कि पीपीटी ले आए और उसको ही पढ़ रहे हैं। तो जो भी रहेगा सब कुछ हैंड रिटन रहेगा शुरू से लेके लास्ट तक। तो ये वेक्टर एनालिसिस की पहली वीडियो है, फर्स्ट पार्ट इसे समझ सकते हो, तो जिसमें मैंने आपको वेक्टर क्यों फिज़िक्स में यूज़ होता है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, इनके बारे में डिस्कस किया। फिर हमने वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हमने देखा, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर पर एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करी हैं मैंने, और फिर लास्ट में हमने देखा कि एंगल को कैसे मेजर करते हैं। अब जो आने वाला अपकमिंग टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो का, वो होगा एडिशन के ऊपर, वेक्टर एडिशन हम कैसे करेंगे। सपोज़ करो 2 वेक्टर हैं तो उनको हम एडिशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, अरे मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स। बट पहले 2 वेक्टर का हम एडिशन पढ़ेंगे, तो उसके लिए कुछ लॉज हैं जो हमें यूज़ करने होते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, और अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करके दे देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।